नाहरगढ़ के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था पंडित दीनदयाल शर्मा का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी धरा, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी नभ्या, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थीं, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, नभ्या के मन में एक अजीब सी जलन घर करने लगी। गांव में लोग अक्सर धरा की तारीफ करते थे। धरा तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी शांत और दयालु। हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें मेरे कानों में जहर बनकर उतरती हैं। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब इस धरा की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो ना शक्ल है ना अक्ल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। धरा को ये सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था कि नभ्या मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। दीनदयाल जी अपनी दोनों बेटियों को पास बुलाते हैं। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। धरा, तुम्हारे लिए माधव का रिश्ता आया है। वो गरीब है और खेत में काम करता है, लेकिन दिल से साफ और बहुत नेक इंसान है। वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया। अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। हाँ नभ्या, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है। धरा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझें। वहीं दूसरी तरफ नभ्या के लिए विक्रम का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही नभ्या का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। मुझे महल मिला है और धरा को मिट्टी। दीनदयाल ने नभ्या को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। यही मेरा नया संसार है। धरा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए माधव, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। नभ्या का घमंड आसमान छूने लगा। वाह, इतनी दौलत शोहरत, सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश है। अब तो धरा मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। दौलत शोहरत के गुरूर ने नभ्या का घमंड दुगना कर दिया था। वो भूल गई थी कि संस्कार क्या होते हैं। ओए कमला, इधर आ। ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मालकिन, मैंने तो सुबह ही साफ किया था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ, और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को बोलो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया। दोनों बहनें मायके पहुंची। धरा ने साधारण साड़ी पहनी थी, तो नभ्या ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। और बताओ धरा, कैसा चल रहा है सब? माधव जी खाने को भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? नभ्या की कड़वी बातें सुनकर धरा का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर नभ्या को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन गुजरने लगे। धरा की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति माधव के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते धरा थककर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुनो धरा, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, और मुझे क्या चाहिए? हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। क्यों, मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो।
इस तरह माधव ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से धरा को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां माधव अपनी पत्नी धरा से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ नभ्या को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। अरे मोही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती है उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? अरे तू अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी, पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी। गरीब गंगवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर नभ्या का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उससे छीन गई थी। शुरुआत में नभ्या की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। विक्रम दिन भर दुकान में रहता, शाम को घर आता थका हुआ और सीधे ही खाना खाकर सो जाता। विक्रम, तुम मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? औरत हो, औरत बनकर रहो। ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। तुम्हें सारा ऐशो आराम मिल रहा है, यही बहुत है। नभ्या, जिसे अपने हुस्न पर गुरूर था, वो विक्रम की बात सुनकर चकनाचूर हो गया। खैर, कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन खबर आई कि विक्रम का एक बड़ा सौदा डूब गया है। कारोबार में बड़ा भारी नुकसान हो गया था। माँ, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जो बड़ा ऑर्डर आया हुआ था वो अचानक से क्लाइंट ने मना कर दिया। उस पर हमने कर्ज लेकर भारी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब हम बुरी तरह कर्ज में डूब चुके हैं। बेटा तू चिंता मत कर, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में तो ऊंच नीच होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और विक्रम की दुकान पर कर्ज बढ़ने लगा। लोगों ने उधार समय पर वापस नहीं किया। विक्रम का बहुत पैसा फंस गया और सास ममता का लहजा भी नभ्या के लिए बदल गया। बहू, अब श्रृंगार कम करो, हालात को समझो। इन गहने जेवरात को मुझे दे दो, जरूरत में काम आएंगे। इस तरह नभ्या ने अपने सारे गहने जेवरात उतारकर अपनी सास को दे दिए। जो नभ्या एक रानी की तरह रहती थी, उसके हालात अचानक से एक नौकरानी जैसे हो गए थे। उधर माधव ने एक नया फैसला लिया। उसने धरा से अपने मन की बात कही। धरा, अब हम सिर्फ फसल पर नहीं जी सकते, हमें कुछ और भी करना होगा। जी, जैसा आप सही समझें, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। तो फिर ठीक है धरा, मैं शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता हूँ। हम खेत में ताज़ा फल सब्जियाँ उगाकर वहाँ बेचा करेंगे। इससे हमें मंडी से 10 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा विचार है जी, मैं आपके साथ हूँ। हम बहुत मेहनत करेंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाना शुरू किया और माधव उन्हें मंडी में बेचने की जगह शहर के बाजार में ले जाकर बेचने लगा। एक शाम जब माधव सब्जियां बेचकर वापस घर आया। अरे सुनो धरा, बाहर तो आओ जरा। अजी क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे धरा, खुशी की तो बात ही है। तुम्हें पता है, आज मेरी 10,000 की सब्जियां बिक गईं। अगर ऐसे ही रहा तो जल्द ही हम अमीर हो जाएंगे। अजी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। अगर रोज ऐसे ही कमाई होने लगी तो हम हर महीने 3 लाख तक कमा लेंगे। हाँ धरा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ही ये कभी मुमकिन हो पाता। अजी, ये भी कोई कहने की बात है। आपकी पत्नी हूँ और आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए आपके हाथों में ये क्या है। पहले अंतर तो चलो, सब बताता हूँ। धरा ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 सुंदर साड़ियाँ थी। अजी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। क्या मेरे लिए हैं? नहीं, पड़ोस वाली के लिए हैं। ये हैं? ठीक है, फिर उसे ही जाकर दे दो, मुझसे बात मत करो। मेरी फूलमती, मजाक कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें आपके अलावा किसी को देख सकती हैं क्या? ये सुनकर धरा मुस्कुरा देती है। इस तरह माधव की धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। धरा ने पैसों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। उसने 1-1 रुपया बचाया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन किसी चीज का डर नहीं था। कुछ दिन बाद जब दोनों बहनों की माँ की बरसी थी, तो दोनों बहनें अपने पिता के घर आईं। इस बार दोनों ने ही सादा सी साड़ियाँ पहनी हुई थी। अरे बेटा, कैसी हो तुम दोनों? बाबा, मुझे क्या होगा, लेकिन धरा का पता नहीं। सारे दिन मजदूरी करके तो इसका बुरा हाल हो जाता होगा।
नहीं नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। माधव ने नया बिजनेस शुरू किया है और भगवान की दया से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले ये हैं। सुनकर नभ्या की जलन और भी बढ़ गई। खैर, कुछ ही दिन बाद विक्रम की आर्थिक हालत और बिगड़ गई। घर के गहने जेवरात बिकने लगे, नौकर हटा दिए गए। सास का गुस्सा नभ्या पर टूटने लगा। वो दिन रात नभ्या को ताने मारने लगी। अरे कलमुही, तेरे मायके से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेती? अपने बाप से बोल के अपने दामाद की थोड़ी मदद कर दे, ताकि तेरे पति की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण से किसान हैं। उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में लगा दिए। वो कहाँ से हमारी मदद कर पाएंगे? हमने तुझसे विक्रम की शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे खानदान में की होती तो आज कम से कम वो विक्रम की मदद तो करते। ये सुनकर नभ्या को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस दौलत शोहरत को देखकर उसे घमंड हो रहा था, वो उसे सिर्फ एक कुत्ते की हैसियत से मिल रहा था। दोनों बहनों की जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। एक तरफ जहां धरा की जिंदगी खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नभ्या की जिंदगी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ती जा रही थी। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। नभ्या रसोई के एक कोने में बैठी थी। रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। पीछे से सास की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अरे करमंजली, तू डूब क्यों नहीं मरती? मेरे बेटे का सुकून खा गई तू। हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। ना मायके से पैसा लाई, ना किस्मत लाई। कुलक्षणी है तो कुलटा। ये सब सुनकर भी विक्रम चुप था। उसकी चुप्पी नभ्या के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। नभ्या को लगा जैसे कि उसका पूरा अस्तित्व ही मिट्टी में मिल रहा हो। अगली सुबह विक्रम की दुकान पूरी तरह बंद हो गई। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। घर भी बिकने की नौबत आ गई थी। तू अपने मायके चली जा कुलटा। यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। हमारे पास तुझे पड़े पड़े खिलाने के पैसे नहीं है। नभ्या का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले एक छोटी सी गठरी लेकर रोते हुए मायके की तरफ निकल पड़ी। जब नभ्या अपने मायके पहुंची तो पंडित दीनदयाल उसे देखकर चौंक गए। बेटा नभ्या, क्या हुआ? तू अकेली क्यों है और तेरी आंखों में आंसू? क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मैं एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं बेघर हो गई बाबा। मैं कहीं की नहीं रही। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू रो मत। तेरा बाप अभी जिंदा है। चल अंदर चल। नभ्या लगातार रो रही थी। इसलिए पंडित दीनदयाल ने अपनी बड़ी बेटी धरा को फोन किया। जब धरा अपने मायके आई तो लगभग रात ढल चुकी थी। वो सीधा नभ्या के कमरे में गई। नभ्या दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। ओह, तो अब हमारी ताड़का इतनी कमजोर हो गई कि हार मानकर रोने लगी। बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, और आज मैं खुद खाली हाथ हूँ। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं भुगत रही हूँ। रोना मत बहन। बहनें तो आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग हैं या नफरत करते हैं। चल अब रोना बंद कर। नहीं बहन, मुझे समझ आ गया है। पैसा नहीं, इंसान बड़ा होता है। अरे पागल, बहनें माफी नहीं मांगती, एक दूसरे को संभालती हैं। चल अब रोना बंद कर, वरना मार खाएगी अपनी बड़ी बहन से। अगले दिन धरा ने माधव से बात की। माधव ने बिना सवाल पूछे नभ्या को अपने साथ काम पर रख लिया। नभ्या अब माधव और धरा के साथ मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठना, खेत जाना, पानी देना, सब्जियां तोड़ना और शहर जाकर दुकान पर सब्जियां बेचना। धरा, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी जितनी मजबूत नहीं हूँ। नव्या, मैंने भी सीखा था, तू भी सीख जाएगी और एक दिन कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। धीरे धीरे नभ्या ने पैसे इकट्ठे किए और धरा के साथ मिलकर शहर में एक रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा और जल्द ही दोनों बहनें मशहूर हो गईं। तभी एक दिन नमस्ते पिताजी, नभ्या कहाँ है? मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ। मुझसे भारी गलती हो गई थी। तभी पीछे से धरा और नभ्या आ जाती हैं। मिस्टर विक्रम, तमीज में रहकर बात कीजिए। मुझे पता है कि आज मेरे पास दौलत शोहरत आ गई है तो तुम्हें मेरी याद आ गई है। तुम सिर्फ एक लालची इंसान हो, बिन पेंदे के लोटे की तरह। अब चले जाइए यहाँ से, वरना हमें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा।
विक्रम आग बबूला होकर वहां से चला गया। इसके बाद दोनों बहनों ने बहुत तरक्की की। धरा और माधव ने मिलकर नभ्या के लिए एक बहुत अच्छा ढूंढा और उसकी शादी करवा दी। दोनों बहनें अब खुशी खुशी रहने लगी। धरा के संस्कारों और नभ्या के बदले हुए स्वभाव ने उनके जीवन को स्वर्ग बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का घमंड एक ना एक दिन जरूर टूटता है, लेकिन मेहनत और साफ नियत कभी हार नहीं मानती। पैसा हाथ की मैल है, पर रिश्तों की इज्जत ही असली दौलत है। अगर आपको धरा और नभ्या की यह संघर्ष भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भावुक और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। आपकी एक टिप्पणी हमें और मेहनत करने का हौसला देती है। धन्यवाद।